वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे सपोर्ट करेगा, क्योंकि ऐसे लड़कियों को कौन सपोर्ट कर सकता है, कि जिनकी इज़्ज़त मैं अब चाहती हूँ कि कोई मेरा अगर मुझे सपोर्ट करना चाहता है तो मेरे मुझे पार्लर का काम शुरू करवा दे और मुझे रहने के लिए एक कमरा ले दे, ताकि मैं अपना थोड़ी सी ज़िंदगी दोबारा से गुजारना, ये ज़िंदगी गुजारना ही नहीं होती ना, मैं अपनी ज़िंदगी ताकि दोबारा से गुजार सकूँ, थोड़ी ज़िंदगी में रिलैक्स चाहती हूँ। मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हुई हुई हूँ इस टाइम। जब मैं घर पहुँची तो मेरे वालिद ने फिर मेरे पे यकीन नहीं किया, मुझे मारा पीटा, कहा इसी काम के लिए मैंने तुम्हें बाहर निकाला था, आज हमारी इज़्ज़त नीलाम करके आ गई हो, ये है वो है। बहुत मारा, मेरी वालदा ने भी मारा। उसी दिन मेरे वालिद ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया कि मेरे दूसरे बच्चों पे भी तुम्हारी वजह से गलत असर पड़ेगा। थोड़ी देर उसने गपशप की, खाना शाना दिया, एंड पे लास्ट पे उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई है। मैं वही एतमाद में उसके मारी गई, मुझे पता ही नहीं था कि उसने कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया हुआ है। कोल्ड ड्रिंक पिला के मुझे एक कमरे में लेके गई है, उसने कहा बैठे मैं आ रही हूँ। उतने देर में वहाँ से 3-4 लड़की आए हैं। उसने कहा कि मेरा ये काम है, अगर तुम मेरे काम में शरीक होगी तो तभी मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगी, देखो आज के दिन मेरे लिए कर दो, मैं तुम्हारी वीडियो मैं मान गई। मैंने फिर वही, इन्होंने मेरे साथ वही काम किया दोबारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जब कोई घर में बड़ा ना हो, कोई बड़ा बेटा ना हो, तो गरीब फैमिली की जो बड़ी बेटियां होती हैं वो बेटा बनने की कोशिश करती हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात उनके साथ ऐसे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, ऐसे ऐसे मामलात हो जाते हैं कि जो नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले बयान होते हैं। मेरे साथ इस वक्त 22 साला निदा मौजूद हैं, जिन्होंने अपने बूढ़े बाप का सहारा बनने की कोशिश की, लेकिन बाद में इनके साथ ऐसा एक वाक़या हो गया कि जो शायद मैं उन अल्फाज को बयान ना कर सकूं, या उन वाक़यात को आपको सुना ना सकूं। ये सारी स्टोरी हम इन्हीं से जानते हैं कि इनके साथ क्या मामला हुआ और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नीता, मुझे बताइएगा ऐसा क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में जिससे आपने जो है ना वो मरने का फ़ैसला ही कर लिया है? जी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे वालिद वालदा सब हयात हैं, मेरे बहन भाई सब छोटे हैं और मेरे वालिद बुज़ुर्ग हैं काफ़ी, ठीक है। और मेरे वालिद, मैं तब स्टडी करती थी और मैंने कहा कि मैं अपने वालिदैन के लिए कुछ करना चाहती थी। और मैंने अपने पहले तो पढ़ती रही, जब अपने वालिद के हालात देखे, क्योंकि मेरे पापा दही भल्ले का काम करते हैं, दही भल्ले का स्टॉल लगाते हैं। तो मैंने जब देखा कि काफ़ी मुश्किल से गुज़र हो रहा है, तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी अपने बहन भाइयों को के लिए और अपनी वालदा के लिए, कि मैं इनको अपने बहन भाइयों को पढ़ाना चाह रही थी, घर का थोड़े हालात बेहतर करना चाह रही थी। मैंने इसके लिए बड़ा सोचने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्या काम करूं। और हमारे घर में इस बात की इजाज़त नहीं थी कि लड़कियां, क्योंकि हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन इज़्ज़त वाले हैं, तो हम बाहर नहीं निकल सकते ना। तो मैंने अपने वालिद से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे काम करना है, आपका सहारा बनना है। मेरे वालिद ने पहले तो इनकार कर दिया, फिर मैंने अपनी वालदा से ये बात कही। वालदा ने भी कहा कि देखें, अगर जिस तरह तुम्हारे अब्बू कहेंगे, तो मतलब कि दोनों ने ही मान रहे थे, क्योंकि आज के दौर में लड़की का बाहर जाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने जैसे तैसे करके हफ्ता दो लगा कर उनको मनाया और उनको कहा कि दूसरों की फ़िक्र छोड़ दें, ख़ानदान वालों की। आप ऐसा करें कि आप मुझ पे एतमाद करें, मैं आपका बेटा बन के दिखाऊंगी, आपका सहारा बनना चाहती हूँ। वालिद साहब मान गए। मैंने पहले तो सोचा कि मैं क्या काम करूँगी, फिर मैं मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, ना ही हमारे पास इतने पैसे थे। मैंने कशफ वालों से कर्जा ले लिया, 30-35 हज़ार रुपया कशफ वालों से कर्जा लिया, थोड़ी बहुती चीज़ें लेके पार्लर का काम शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा करके, आपको पता है कतरा कतरे से दरिया बनता है, कतरा कतरा करके काम शुरू किया। और माशाल्लाह थोड़ा बहुत घर का हालात बेहतर होना शुरू हो गए। वालिद और वालदा मेरे से खुश होना शुरू हो गए कि हमारी बेटी हमारा आज सहारा बन गई है, खुश हो गए। और महीना डेढ़ इस तरह ही चलता रहा। माशाल्लाह घर के हालात, मतलब पहले हम लोग किसी टाइम खाते थे, किसी टाइम नहीं, अच्छे खाना शुरू हो गए, रोज़ घर पे खाना बनना शुरू हो गया। तो वालिद भी खुश, वालदा भी खुश हो गई। और फिर ईद आई, ईद का काम मैंने
किया, ईद ईद आप चांद रात सारी जाग के गुजारी, अच्छा काम चल रहा था। और मेरी थी बनी एक दोस्त बनी थी, वो मुझसे ही काम करवाती थी, अपना सारा काम मुझसे करवाती थी, मुझसे वो बहुत ज़्यादा मुतमिन थी। वो उसने मुझे बहुत एतमाद में लिया हुआ था, माने जैसे वो मेरी बहन की तरह ही होती है। जिनके पहले कस्टमर थी बाद में दोस्त बन गई आपकी। जी, इस तरह उसने मेरे साथ रिलेशन रखा जैसे मेरी बहन है। तो इतना इस कदर उसने मुझे अपने एतमाद में लिया हुआ था, मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चलता है मेरे लिए। उसने जैसे मुझे एतमाद में लिया तो मुझे हर दफ़ा, जितनी दफ़ा भी वो मेरे पार्लर में आई, मुझे कहती थी कि मेरे घर आएँ, मुझे भी अपनी खिदमत का मौका दें, मेरे घर आएँ, मेरी बहन है तो मेरे घर आएँ। मैं खैर पार्लर के मसरूफियात की वजह से, कुछ घर की वजह से निकल नहीं पाती थी, लेकिन चांद रात पे काम किया, ईद वाले दिन रेस्ट की, मैं सारा दिन सोती रही। ईद के दूसरे दिन मैंने सोचा कि चलें, कहीं भी नहीं रहना जाती तो क्यों ना मैं अपनी दोस्त की तरफ ही चली जाऊँ। तो मैंने ना उसे कॉल की, उसके घर पहुँच, उसने मुझे अपना एड्रेस सेंड किया, मैंने उसे कॉल की और उसने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ। मैं उसके घर गई और वो घर पे अकेली थी, और मैंने पूछा कि बाकी लोग कहाँ गए हैं। उसने कहा कि बाकी लोग तो हमारे गांव गए हुए हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं गई, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया था और सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं गई। मैंने कहा चलो ठीक है। थोड़ी देर उसने गपशप की, खाना शाना दिया, एंड पे लास्ट पे उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई है। मैं वही एतमाद में उसके मारी गई, मुझे पता ही नहीं था कि उसने कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया हुआ है। कोल्ड ड्रिंक पिला के मुझे एक कमरे में लेके गई है, उन्होंने कहा "आप बैठे, मैं आ रही हूँ"। उतने देर में वहाँ से 3-4 लड़के आए हैं, और मुझे तब तक कोल्ड ड्रिंक का असर मतलब हो रहा था, उसमें कुछ ऐसा था कि मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आना शुरू हो गया, और फिर मैं होश में नहीं रही। तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं 5-6 घंटों के बाद होश में आई। मैंने उससे पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्या किया, तो पहले तो नहीं मानी। मैंने बहुत उसको समझाया कि मुझे कुछ बेहतर नहीं फील हो रहा, तो मुझे बता दो तुमने मेरे साथ क्या किया। उन्होंने कहा नहीं, आपको थकावट की वजह से इस तरह फील हो रहा होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। और जब मैं घर पहुंची अपने, सब कुछ नॉर्मल। अगले दिन फिर दोपहर के टाइम मुझे उसकी कॉल आई है, तो साथ उसने मुझे कहा मेरे घर फिर आओ। मैंने मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मैं रात की आपके घर से आई हूँ, तो मुझे कुछ बेहतर नहीं फील हो रहा अपना आप। लेकिन खैर मैंने आप पे एतबार करके उस टाइम आ गई हूँ। तो उसने बोला कि, उसने कहा कि तुमने नहीं आना। मैंने कहा नहीं आना, और उसने मुझे वीडियो सेंड की मुझे व्हाट्सएप पे, और इतनी नाज़ेब वीडियो थी कि मेरे हाथ से मेरा मोबाइल ही गिर पड़ा। मैं अपनी वीडियोस देख के कि मेरी इस तरह की उन्होंने वीडियो बनाई थी, मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाते हुए। यानी कि जो 3-4 लड़के उसने बुलाए थे उन्होंने आपके साथ कुछ ज्यादती वगैरह की? जी, उन्होंने इस तरह किया, और ये बाद में मुझे पता चला ये तो उस लड़की का पूरा बिजनेस था, और पूरी ये गैंग है उनकी। और ये इस तरह वो मुझे अपने इस काम में शामिल करना चाहती थी, जबकि मैं इज़्ज़तदार थी और मैं अपने वालिद का सहारा के लिए ही निकली थी बाहर। मुझे नहीं पता था कि मैं किन दरिंदों के हाथों में फंस जाऊंगी। तो मैंने जब उनकी बात अगले दिन जब बुलाया, मैंने उनकी बातों उसके का इनकार कर दिया कि मैं नहीं आ सकती घर पे। मना करने के बाद उसने काफ़ी मुझसे लड़ाई की, मेरी वीडियो तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी वीडियोस मीडिया पे दे दूंगी, तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगी, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा ना कहीं रिश्ता हो पाएगा, ना तुम्हारा कुछ भी नहीं बन पाएगा। तुम इस तरह की मुझे उसने ना धमकी दी। पहले 1-2 दिन तो रोई, फिर उसने कहा कि मेरे घर आओ, मैं तुम्हारी वीडियोस डिलीट कर दूंगी। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अपनी वीडियोस डिलीट करवाती हूँ, उससे बेहतर कि मेरे घर वालों को पता चले। मैं उसके घर गई, मैंने उसे कहा कि मेरी वीडियोस डिलीट करो। उसने फिर मुझसे शर्त की, उसने कहा कि मेरा ये काम है, अगर तुम मेरे काम में शरीक होगी तो तभी मैं तुम्हारी वीडियोस डिलीट कर दूंगी। देखो आज के दिन मेरे लिए कर दो, मैं तुम्हारी मैं मान गई। मैंने फिर इन्होंने मेरे साथ वही काम किया दोबारा। इस बार आप राजी थी, मजबूर थी यानी कि, और होश में थी? इस दफ़ा मजबूरी के तहत मुझे करना पड़ा, क्योंकि मेरे घर वालों की वजह से, क्योंकि मैंने अगर वीडियोस घर में पहुंच जाती तो फिर मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती, और मैंने फिर उसकी बात मानी और उसकी बातों में आ गई।
और मैंने फिर बाद में उसको कहा कि ठीक है, अब जो भी हुआ यहाँ पे ख़त्म कर दो, मेरी वीडियोस डिलीट कर दो अब। बहुत समझाया, उसके हाथ पांव उसके आगे जोड़े, नहीं मानी। यहाँ तक के हाथापाई भी, गुस्से में आके मैंने उसको मारा और उसने भी मुझे भी मारा। हाथापाई तक हम लोग उतर आए थे। तो एंड उसको इस बात का बहुत गुस्सा हुआ। मैंने कहा जाओ, जो करना है कर लेना, अब नहीं मैं तुम्हारे किसी भी काम आने वाली। उसने मेरी वीडियोस मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे वालिद के फ़ोन पे सेंड कर दी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या वालिद का क्या रिएक्शन था, क्या? जब मैं घर पहुंची तो मेरे वालिद ने फिर मेरे पे यकीन नहीं किया, मुझे मारा पीटा, कहा इसी काम के लिए मैंने तुम्हें बाहर निकाला था, आज हमारी इज्जत नीलाम करके आ गई हो, ये है वो है। बहुत मारा, मेरी वालदा ने भी मारा। उसी दिन मेरे वालिद ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया कि मेरे दूसरे बच्चों पे भी तुम्हारी वजह से गलत असर पड़ेगा। आपने कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया उनके ऊपर, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं करवाई? पुलिस पे अभी मैंने इसलिए नहीं कंप्लेन वगैरह की थी कि अभी तो सिर्फ उसने मेरे घर वालों को ही वीडियोस सेंड की थी, लेकिन अगर मैं ये पुलिस तक, उसने मुझे धमकी दी कि अगर पुलिस तक जाओगी तो ये मैं पूरी मीडिया पे भेज दूंगी। एक देखे, इज्जत किसको नहीं प्यारी होती। मैं फिर खामोशी अख्तियार कर गई। मैंने, मेरे वालिद ने जब मुझे घर से निकाला, शाम का टाइम हो चुका था, तो रात तो मैंने एक फुटपाथ पे गुजारी। फिर एक अकेली लड़की क्या कर सकती है, एक रात फुटपाथ के पे गुजारी, लोगों के ताने, फिर उसी तरह के तमाशे शुरू। मैं फिर एक हॉस्पिटल में जाके बैठ गई। वहाँ पे फिर मैं एक रात वहाँ गुजारी और फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, तो मेरी दोस्त के पास भी मेरी वो वीडियो थी। तो यहाँ तक कि उसने मुझे एतमाद में लिया तक कि उसको पता था कि मेरे रिश्तेदार कौन से हैं, मेरे दोस्त कौन से हैं। इतना उसने मुझे एतमाद में, उसने मेरे दोस्त को भी वीडियो सेंड कर दी। मेरे दोस्त ने, मैंने जब उससे अपने घर उसको कहा कि मेरे घर ऐसे मसला बन गया है, कहती हाँ मुझे सब पता है। मैंने उसको कहा कि प्लीज़ मुझे अपने घर रहने दो। उसने भी इस बात पे इख्तलाफ किया कि क्यों मैं अपने घर रहने दूँ, मैं अपना मतलब अपना आपका स्टेटस नहीं ख़राब करना चाहती तुम्हारी वजह से। क्योंकि वो भी इतनी अमीर नहीं है, वो भी गरीब है। अपने, उसने अपनी इज्जत को भी मद्देनज़र रखा। कहीं हद तक ठीक भी थी, ऐसी लड़की को कौन पना देगा। तो फिर मैंने उससे काफ़ी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखो मैं भी एक लड़की हूँ। फिर उसको काफ़ी समझाने के बाद उसने कहा ठीक है। अब मैं 15-20 दिन हो गए हैं उसके घर पे हूँ। तो वो भी मुझे अब रोज़ कहती है कि अपने बंदोबस्त करे अपने घर का। मैं और देर तुम्हें ज़्यादा देर नहीं रख सकी, कि वो खुद रेंट पे है और उनका भी इस तरह ही है, गुजारा होता है। तो वो भी अब मुझे रोज़ कहती है अपने घर का बंदोबस्त करें। अभी ज़ाहिर है उसने वीडियो आपके वालिद को सेंड की, अपनी दोस्तों को सेंड की है, तो वीडियो तभी भी उसके पास है, तो अभी दोबारा से उसने कभी कोई कॉल की, मजबूर करने की कोशिश की, या बुलाने की कोशिश नहीं की आप? देखिए अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। पहले तो मैंने तो अपना सब राब्ते ही मैंने बंद कर दिए हैं, अपना सारा सिम वगैरह सब कुछ मैंने बंद कर दिया है। किसी को कोई पता नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, इवन के मेरे वालिदैन को भी नहीं पता कि मैं किसके घर पे हूँ। तो अब अगर वो मेरी कोई कर भी देती है, किसी को दे भी देती है, अब क्या हो सकता है, क्योंकि जो एक दफ़ा इज्जत बनती है, अब जो मेरी इज्जत जानी थी वो तो चली गई है। हाँ। तो मुझे बताएं कि अभी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है आगे? अभी ज़ाहिर है जो मामला होना था वो तो हो गया है, अभी आपके पास मतलब सहारा भी नहीं है रहने के लिए, किसी के घर पे सहारा लेके बैठी हुई है, तो आगे क्या सोचा है, ज़िंदगी कैसे चलेगी? मैंने यही सोचा कि देखें कि अब अगर मेरे कोई मीडिया पे आने की वजह ही यही बनी कि अगर कोई मेरा सहारा, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे सपोर्ट करेगा, कि ऐसे लड़कियों को कौन सपोर्ट कर सकता है, कि जिनकी इज्जत मैं अब चाहती हूँ कि कोई मेरा अगर मुझे सपोर्ट करना चाहता है तो मेरे मुझे पार्लर का काम शुरू करवा दे और मुझे रहने के लिए एक कमरा ले दे, ताकि मैं अपना थोड़ी सी ज़िंदगी दोबारा से गुजारना, ये ज़िंदगी गुजारना ही नहीं होती ना। मैं अपनी ज़िंदगी ताकि दोबारा से गुजार सकूँ, थोड़ी ज़िंदगी में रिलैक्स चाहती हूँ। मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हुई हुई हूँ इस टाइम। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी स्टोरी सुनी है। एक तो आपने आइडिया खुद ही लगा लिया होगा कि बहुत ज़्यादा परेशान है, घबरा रही है बात करते हुए भी, और ज़ाहिर है आपको पता है कि मतलब सारे मतलब मीडिया के सामने आके इस तरह से बोलना और अपनी स्टोरी सुनाना कितना एक इज़्ज़तदार लड़के के लिए कितना मुश्किल होता है, तो आप समझ सकते हैं। आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि बहुत ही परेशान है बेचारी, और जो इनके साथ वाक़या हुआ है, हम नहीं चाहते कि कभी किसी के साथ इस तरह का मामला हो और दोबारा कोई बेटी जो है वो इस तरह के हाथों में जो है ना वो जाए। आप सबसे गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके इनकी सपोर्ट करें, कोई इनको पार्लर बना दे या इनको कोई
एक छोटा सा घर कोई कमरे का लेके दे दे जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी जो है ना वो ईज़िली जो गुजार सके, या अगर कोई इनका सहारा बन सके, इनकी ज़िम्मेदारी उठा सके इन्हीं हालातों में, क्योंकि जो कुछ भी हुआ इनकी मर्ज़ी के बगैर हुआ है, मजबूरी में हुआ है, ब्लैकमेल का किया गया इनको, और जैसे भी मामला है बज़ाहिर ये लड़की बहुत ही अच्छी और बहुत ही शरीफ घर से जो ताल्लुक़ रखने वाली है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।